तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर्स आते हैं, जिसमें देखिए किताब में सबसे पहले लिखा होता है जैव प्रक्रम। सबसे पहले जो लिखा होता है वो लिखा होता है जैव प्रक्रम। ठीक है, अब देखिए ये जो जैव प्रक्रम है, ठीक है, ये जो हमारे पास किताब में जो सिलेबस में लिखा होता है पहला जैव प्रक्रम, ये एक प्रकार का इकाई है, एक प्रकार का यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट में कई सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसे इसमें टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। हमारे पास जो जैव प्रक्रम है इसमें टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास पोषण। दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है श्वसन। तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास परिवहन। चौथा जो हमारे पास होता है वो होता है उत्सर्जन। तो हमारे पास टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं इसमें, जिसमें पहला हमारे पास आएगा पोषण, दूसरा आएगा श्वसन, तीसरा आएगा परिवहन और चौथा आएगा उत्सर्जन, जिसमें हमको एक एक करके इन सभी को पढ़ते जाना है। जिसमें हमारे पास 4 चैप्टर्स। आगे हम बात करते हैं 5वां चैप्टर्स के बारे में। तो हमारे पास जो 5वां चैप्टर है वो हमारे पास क्या होता है, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 5वां चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। 6ठा चैप्टर हमारे पास क्या है, जन्म। 7वां चैप्टर हमारे पास है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। 8वां जो चैप्टर हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स है, जिसको हमको क्या करना है, एक एक करके पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात करते थोड़ा सा जो ऊपर में हमारे पास लिखा गया है जैव प्रक्रम, तो पहले उसके बारे में बात करते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर जैव प्रक्रम के बारे में समझाते हैं। तो जैव प्रक्रम है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास जैव प्रक्रम जो होता है ये है क्या, इस बात को समझिए। जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें, जैसे आप किताब पढ़िएगा तो किताब में आपके पास सबसे पहले जो किताब का जो जैव प्रक्रम वाले जहाँ पे लिखा हुआ, वहाँ उसके पहले जैव प्रक्रम के जस्ट पहले क्या होगा, 2-3 पैराग्राफ लिखा होगा, जिसमें सजीव और निर्जीव में, ठीक है, डिफरेंस बताया गया है, अंतर को समझाया गया है। अब हम लोग ये अंतर बचपन से जानते हैं कि हमारे पास सजीव कौन होते हैं और निर्जीव कौन होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधा कहाँ पे चलेंगे, हम लोग सीधा बात करेंगे जैव प्रक्रम का। तो जैव प्रक्रम किसको बोलेंगे, तो जैव प्रक्रम एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें कई सारी क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अगर हम बात करें कि जैव प्रक्रम को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो बोलता है कि हमारे पास एक जीव को जीवित रखने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकताएं होती है ना, जिन जिन क्रियाओं को करने की आवश्यकताएं होती है, उन सभी क्रियाओं को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे। या फिर एक और तरीका बोल सकते हैं कि किसी भी जीव के लाइफ को जीवन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, अनुरक्षण करने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, उन सभी क्रियाओं को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलेंगे, यानी लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैव प्रक्रम किसको बोलेंगे, तो किसी भी जीव के लाइफ को मेंटेन करने के लिए, करने के लिए जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकताएं होती है, उन सभी क्रिया को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो इसको हम लिखते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात यह है कि कौन कौन से क्रिया की आवश्यकताएं होती है।
तो हम बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे अगर बात करें एक जीव को, एक सजीव को जीवित रखने के लिए कौन कौन सा क्रिया की आवश्यकता होगी। जैसे हमारे पास एक जीव के लिए पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब केवल पोषण करने से काम नहीं चलेगा, उस पोषण से जो हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है पाचन के बाद, ठीक है, उस ग्लूकोज से ऊर्जा का निष्कासन भी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो उस ऊर्जा के निष्कासन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, श्वसन की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि केवल श्वसन से भी काम नहीं चलेगा, जब डाइजेशन होता है, जब पाचन की क्रिया होती है, तो उस समय पे क्या होता है हमारे पास, उस समय पे हमारे पास कुछ अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको शरीर में जमा रखना नहीं होता। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको टाइम टू टाइम क्या करना, शरीर से बाहर निष्कासित करते रहना है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना, जो हानिकारक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास कई सारी ऐसे क्रियाएं हैं जो एक जीव के लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, अगर हम बात करें उदाहरण का, ठीक है, तो उदाहरण का अगर हम बात करें तो इसमें पहला क्या आ सकता है, पोषण आ सकता है, दूसरा श्वसन लिख सकते हैं, तीसरा परिवहन लिख सकते हैं, चौथा उत्सर्जन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास चार प्रकार के ऐसी क्रिया है जो एक जीव के लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और प्रक्रिया दिया हमारे किताब में, जनन का भी बात करता है। अब ये जो जनन है इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कन्फ्यूजन है। जैसे कि हमारे पास ये जो ऊपर का जो चार प्रक्रिया है ये केवल कहाँ पे देखा जाएगा, जो सजीव होंगे ना केवल क्या होगा उसी में देखा जाएगा। बाकी अगर अब बात करें जनन का, तो जनन कहीं ना कहीं हमारे पास निर्जीव में भी देखा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं किसका, एक पत्थर का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि पत्थर का अगर हम बात करें, अगर हम एक पत्थर का बात करें, अच्छा ये जनन होता क्या है, तो जनन होता है किसी भी जीव के संख्या में जो वृद्धि होती है ना, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो जिस प्रक्रिया से वृद्धि करता है उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि निर्जीव का, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं किसका, पत्थर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो पत्थर में आप ध्यान से देख सकते हैं बातों को, जैसे इस तरह से अगर हमारे पास ये पत्थर है, तो ये पत्थर भी क्या होता है, ये पत्थर भी कई सारे कारक की मदद से क्या होता है, टूट करके छोटे छोटे पत्थर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जनन का मतलब क्या होता है, संख्या में वृद्धि करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पत्थर से कई सारे पत्थर बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी एक प्रकार का जनन है, ठीक है। इस तरह से तो अगर अब एक तरह से सोचे तो हम लोग को समझ में ये आता है कि जनन तो कहीं ना कहीं निर्जीव में भी देखा जा रहा है। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जनन यहाँ पे जो छोटे छोटे पत्थर बन रहे हैं ये वापस से ग्रो नहीं कर सकते, ये वापस से ग्रो करके एक नया पत्थर, एक बड़ा पत्थर नहीं बना सकता। बाकी जो सजीव होता है, सजीव में बोल सकते हैं कि जन्म देने के बाद जो शिशु आते हैं वो शिशु क्या करता है, बड़ा होकर वृद्धि करके एक पूरा बोल सकते हैं एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक बोल सकते हैं एक बड़ा जीव बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा यही अंतर है हमारे पास कि निर्जीव में ये जो इस प्रकार से जनन की प्रक्रिया दिख रही है, इसमें जो हमारे पास छोटे बोल सकते हैं जो भाग होते हैं, जो छोटे पत्थर है वो ग्रो नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। लेकिन जो जीवित में जो हमारे पास शिशु बनते हैं वो शिशु क्या कर सकते हैं, हमारे पास ग्रो यानी वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बात है। अगला बात अगर हम करें जनन के बारे में, तो जनन देखिए एक तो हमारे पास एक ये तो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ही कि हमारे पास जनन जो है सजीव में भी होता है और कहीं ना कहीं निर्जीव में भी होता है। एक और यहाँ पे बातें हमारे पास जनन को लेकर के, जैसे अगर हम एक ऑर्गेनिज्म का बात करें, एक जीव का बात करें, तो एक जीव के लिए जनन जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास जो बोल सकते हैं जो तीर्थ स्थल होते हैं वहां पर जो बाबा होते हैं वो तो कभी जनन नहीं करते हैं, तो क्या वो मर गए क्या, नहीं वो नहीं मरते, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक जीव को जीवित रखने के लिए जनन जरूरी नहीं होता। लेकिन हाँ एक बोल सकते हैं कि जैसे अगर ह्यूमन का एग्जाम्पल लें, तो ह्यूमन को अगर अर्थ पे रहना है तो उसके लिए जनन क्या है, जरूरी है। अगर ह्यूमन को लाखों साल करोड़ों साल तक अगर अर्थ पे सर्वाइव करना है, उसके प्रजाति को सर्वाइव करना है,
तो उसके लिए जनन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक जीव का, तो एक जीव के लिए जनन जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जनन जो है कहीं ना कहीं हमारे पास जय प्रक्रम का बात नहीं है, एग्जाम्पल इसका नहीं होता ये, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि जनन जो होता है एक जीव के लिए कभी जरूरी नहीं होता है, ये हमारे पास किसी एक प्रजाति के लिए क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास उदाहरण निकल के आया है, या फिर जो हमारे पास जय प्रक्रम का जो उदाहरण निकल के आया है, ये हमारे पास अगर हम बात करें एक जीव का, एक सजीव जीव का, ठीक है, तो हमारे पास जो जीव होते हैं कोशिकाओं के आधार पे टोटल 2 प्रकार के होता है। एक वो जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बना हो, एक वो जीव जो कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं एक कोशिकीय जीव का, और हम बात करें किसका, बहुकोशिकीय जीव का। जैसे हम बात करें एक कोशिकीय जीव में अमीबा का, अगर हम बात करें किसके लिए, मनुष्य के लिए, तो मनुष्य क्या है, एक बहुकोशिकीय जीव है, और हम अमीबा हमारे पास क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, केवल एक ही कोशिका है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो अमीबा है उसको अगर जिंदा रहना है तो सारा काम एक ही कोशिका में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोशिका ही एक है। लेकिन अगर बात करें एक बहुकोशिकीय जीव में, तो इस बात को ध्यान रखिए कि एक कोशिकीय जीव में ये जो सारी प्रक्रिया है वो एक ही कोशिका में क्या होता है, पूरा बोल सकते हैं पूर्ण होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक बहुकोशिकीय जीव का, तो बहुकोशिकीय जीव में नेचर क्या करते हैं कि हमारे पास हर काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र को बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि बहुकोशिकीय जीव का, तो बहुकोशिकीय जीव में हर काम को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र बनाया गया है। जैसे अगर बात करें भोजन के पाचन का, ठीक है, तो भोजन के लिए हमारे पास पाचन तंत्र बनाया गया, पाचन के लिए। अगर हम बात करें श्वसन का, तो श्वसन तंत्र बनाया गया। अगर हम बात करें उत्सर्जन का, तो उत्सर्जन को करने के लिए उत्सर्जन तंत्र को बनाया गया, ठीक है। अगर हम बात करें परिवहन का, तो परिवहन को करने के लिए परिवहन तंत्र बनाया गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास या फिर बहुकोशिकीय जीव के पास हर काम को करने के लिए एक तंत्र का बोल सकते हैं, उसमें एक तंत्र पाया जाता है। हर काम के लिए अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जबकि एक कोशिकीय जीव में सारा काम, जितने भी काम होते हैं एक जीव को जीवित रखने के लिए, वो सारा काम एक ही कोशिका में होता है, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास उदाहरण जो निकल के आया है जय प्रक्रम का, यही उदाहरण क्या होता है हमारे पास किताब में 10th क्लास के बुक में जय बायोलॉजी में इसी उदाहरण को क्या किया गया, डिटेल में पढ़ाया गया, ठीक है। इसी को चैप्टर बना दिया गया है। अब हम लोग भी क्या करेंगे, इस उदाहरण को चैप्टर के जैसा कंसीडर करेंगे और एक एक करके इसका डिटेल क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं किसको, पोषण को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों के चारों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम बताएंगे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। पहले हम क्या करते हैं, पोषण के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं पोषण का। हमारे पास जय प्रक्रम का जो पहला चैप्टर पोषण, तो हम बात कर रहे हैं पोषण का कि पोषण है क्या। तो पोषण क्या है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, भोजन को ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद क्या करना है, उसका उपयोग करना है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे, ठीक है। तो भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना, या फिर भोजन को ग्रहण करना एवं भोजन से प्राप्त ऊर्जा का अलग अलग कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। तब दोनों तरह कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बनेगा, भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है।
इसी के लिए क्या कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि भोजन को ग्रहण करना एवं उनसे प्राप्त ऊर्जा का अलग अलग कार्यों में उपयोग करना पोषण, अलग अलग कार्यों में उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसी के आगे अगर हम बात करें किसका, पोषण के प्रकार का। ठीक है, तो पोषण हमारे पास, ये जो पोषण है हमारे पास, ठीक है, पोषण का सिंपल मतलब क्या है, भोजन को ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब ये जो पोषण है, हमारे पास जो जीव होते हैं, हमारे आसपास जो भी जीव होते हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग प्रकार के पोषण देखा जाता है। जैसे कि हमारे पास कुछ जीव ऐसे होते हैं, हमारे पास जितने भी जीव हैं उसमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पोषण करने से पहले, यानी भोजन को ग्रहण करने से पहले हमारे पास क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने से पहले या फिर उनका उपयोग करने से पहले क्या करते हैं, भोजन को निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने से पहले या उनका उपयोग करने से पहले भोजन को किसी दूसरे जीव से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 प्रकार के पोषण देखा जाता है। एक वो जो क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करने से पहले भोजन का निर्माण करेगा, एक वो जो भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन को किसी न किसी दूसरे जीव से ले करके आएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 प्रकार के हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारे पास जो भोजन को निर्माण करता है, भोजन को ग्रहण करने से पहले जो भोजन को निर्माण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी जीव बोलते हैं, एवं पोषण को स्वपोषण बोलते हैं। ठीक है, और वैसा जीव जो क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने से पहले किसी दूसरे जीव से ले करके आता है, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे क्या करे, निर्भर करे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं परपोषी जीव। और उस पोषण को, ठीक है, उस पोषण को हम क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पोषण टोटल 2 प्रकार के निकल के आते हैं, स्वपोषण और परपोषण। ठीक है, तो हम एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में। तो हम बात यहाँ पे लिखेंगे पोषण का प्रकार। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोषण का प्रकार। अब ये पोषण जो होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास पोषण है, ये टोटल 2 प्रकार के हैं। एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। एक है स्वपोषण, एक है परपोषण। ठीक है, तो हम एक एक करके सबका डेफिनेशन लिखेंगे, उधर साइड में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हमारे पास पोषण के प्रकार के 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसको बोलेंगे, वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रह कर अपना भोजन स्वयं बनाते हो या फिर स्वयं संश्लेषित करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, और उस बोल सकते उस पोषण को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी जीव बोलेंगे। और हमारे पास जो पोषण है उसको हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन साइड में हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लिख रहे हैं स्वपोषण का डेफिनेशन। तो स्वपोषण में क्या बोल सकते हैं, वैसा जीव जो भोजन के लिए, वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर
किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हो, उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। एवं पोषण को स्वपोषण कहा जाता है। अगर हम बात करें इसमें उदाहरण का, एग्जाम्पल का, तो उदाहरण में क्या हो सकता है हमारे पास? उदाहरण में हम शैवाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो काई होता है हमारे पास, और हम बात कर सकते हैं इसमें किसका? हरे पेड़ पौधे का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। तो स्वपोषण किसको बोलेंगे? तो स्वपोषण किसको बोलते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन या फिर भोजन के लिए, वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हो या फिर स्वयं निर्माण करते हो। ठीक है, यहाँ पे स्वयं निर्माण करते हो। ठीक है, तो वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव बोलेंगे। और पोषण को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषण बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण में हम लोग शैवाल और हरे पेड़ पौधे दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम ध्यान से देखिएगा, ये जो स्वपोषण है, अगर हम बात करें स्वपोषण का, तो स्वपोषण भी हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर बात करें स्वपोषण के प्रकार के, तो स्वपोषण भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं लेना है। वो हायर क्लासेस में क्या होते हैं, हम लोग को पढ़ाई जाती है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, यहीं तक क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, हम लोग को बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जाना नहीं होता। ठीक है, तो हमको और इसका टाइप नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम दूसरा बात करें कि इसके बारे में, परपोषण के बारे में। तो अगर हम परपोषण के बारे में बात करें, तो परपोषण क्या बोलेंगे? तो परपोषण किसे बोलते हैं? तो वैसा जीव, परपोषण किसको बोलेंगे? वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उस जीव को हम क्या बोलेंगे? परपोषी जीव बोलेंगे। एवं पोषण को क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर लिखेंगे वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हो, उसे परपोषी जीव कहा जाता है। उसे परपोषी जीव कहा जाता है। एवं पोषण को परपोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या दे सकते हैं? उदाहरण में मनुष्य दे सकते हैं। मनुष्य हमारे पास, जानवर है हमारे पास। ठीक है, शेर, बाघ, ये सब। ठीक है, हमारे पास सूक्ष्म जीव हमारे पास जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास परपोषण ही होते हैं। ठीक है, तो इत्यादि हम बोल देंगे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? परपोषण का प्रकार देखना होता है। जैसे यहाँ पे हम बात क्या किए, जो परपोषण किसको बोलेंगे? वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषी जीव बोलेंगे। और पोषण को क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो परपोषी होता है, जितने भी परपोषी जीव होते हैं, ये परपोषी जीव का जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है, ये सबका क्या होता है?
अलग अलग होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 3 प्रकार के परपोषण निकल के आता है, ठीक है। हमारे पास जो परपोषण होता है वो हमारे पास मुख्यतः 3 प्रकार के निकल के आते हैं, यानी कि हमारे पास 3 तरीके हैं भोजन को प्राप्त करने का। जैसे अगर हम बात करें मनुष्य का, तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है अपने भोजन को ठोस या तरल के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये अलग प्रकार का तरीका, ठीक है परपोषण ही, लेकिन तरीका क्या है इसका, अलग है। कुछ ऐसे भी हमारे पास परपोषी होते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे भी परपोषी जीव होते हैं जो क्या करता है अपने भोजन को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है, वो अलग प्रकार का तरीका है, ठीक है। अगर हम बात करें एक और तरीका हमारे पास होता है जो क्या करता है, जिसमें जीव क्या करेगा, किसी दूसरे जीवित जीव के सतह से जुड़ के क्या करता है, अपना भोजन को प्राप्त करता है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 प्रकार के तरीके निकल के आते हैं, इसीलिए परपोषण के प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि परपोषण के प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास जो पहला होता है वो होता है हमारे पास मृत्यजीवी पोषण, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है परजीवी पोषण, और तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हमारे पास आता है प्राणिसम पोषण। तो हमारे पास परपोषण टोटल 3 प्रकार के निकल करके आते हैं। पहला हमारे पास कौन है, मृतजीवी पोषण है, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। एक एक करके क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इधर का डेफिनेशन क्या करते हैं, हम मिटाते हैं और यहीं पे क्या करेंगे, एक एक करके लिखते चले जाएंगे और चीज़ों को समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम पहला बात कर रहे हैं, यानी ए का हम बात कर रहे हैं, कौन सा, मृतजीवी पोषण का, मृतजीवी पोषण, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण क्या है, मृतजीवी पोषण एक प्रकार है किसका, जो मृतजीवी पोषण एक प्रकार है परपोषण का, ठीक है। तो बोलता है वैसा परपोषण जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे, उसे हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या बनेगा, इसमें डेफिनेशन बनेगा वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से उदाहरण में क्या दे सकते हैं हम लोग, उदाहरण में हम लिख सकते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया हमारे पास, दूसरा क्या दे सकते हैं, कवक दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से कई सारे उदाहरण आते हैं, ठीक, जिसमें से 1-2 हम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मृतजीवी पोषण क्या हुआ, मृतजीवी पोषण किसको बोलेंगे, वैसा परपोषण जिसमें जीव क्या करे, अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे, वैसा परपोषण जिसमें जीव क्या करे, भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करे, उस पोषण को हम क्या बोलेंगे, मृतजीवी पोषण बोलेंगे। उदाहरण में क्या आएगा हमारे पास, जीवाणु आएगा, कवक आएगा, और भी कई सारे आएंगे इत्यादि, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें किसके बारे में, परजीवी के बारे में, परजीवी पोषण किसको बोलेंगे, तो परजीवी पोषण किसको बोलते हैं, वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवित जीव से, या फिर वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी दूसरे
किसी दूसरे जीवित जीव के सतह से जुड़कर अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे? वैसा 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 परपोषण वैसा परपोषण जिसमें जीव वैसा परपोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवित जीव के सतह से जुड़कर भोजन को प्राप्त करे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में क्या दे सकते हैं? उदाहरण में हमारे पास जितने भी वम्स होते हैं, जैसे हुकवम, टेपवम, ठीक है। अगला है एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, और क्या बोल सकते हैं? इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? परजीवी पोषण है। ठीक है, तो परजीवी पोषण किसको बोलेंगे? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीवित जीव के सतह से जुड़कर भोजन को प्राप्त करे उसे क्या बोलेंगे? परजीवी पोषण बोलेंगे। ठीक है, अभी जो परजीवी है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। ठीक है, लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं होता है अंतः परजीवी क्या है, बाह्य परजीवी क्या है, ये हमको पढ़ना नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि हमारे पास परजीवी भी दो प्रकार का होता है, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी क्या बोलेंगे? वैसा परजीवी जो शरीर के अंदर की सतह से जुड़ के क्या करे? भोजन प्राप्त करे, उसे हम क्या बोलेंगे? अंतः परजीवी। और वैसा परजीवी जो शरीर के बाहरी वाले सतह से क्या करे? भोजन को प्राप्त करे। ठीक है, बाहर वाले सतह से जुड़ करके भोजन को प्राप्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य परजीवी बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसके बारे में पढ़ना उड़ना नहीं होता है। ठीक है, तो हम तीसरा बात कर रहे हैं किसका? प्राणी संपोषण का। ठीक है, तो प्राणी संपोषण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम सी में बात कर रहे हैं प्राणी संपोषण। ठीक है, इस तरह से। तो प्राणी संपोषण किसको बोलेंगे? तो वैसा परपोषण जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस या तरल के रूप में क्या करे? ग्रहण करे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं इसके लिए मनुष्य बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? अमीबा, या फिर हमारे पास जो जंतुएं होती है वो भी क्या करता? ठोस या तरल के रूप में क्या करता? भोजन को ग्रहण करता है, तो वो भी हमारे पास क्या एक प्रकार का प्राणी संपोषण है। जैसे हम बात करें शेर, बाघ, हमारे पास बकरी, ठीक है, ये सब के सब क्या एक तरह का प्राणी संपोषण है। ये भी क्या करती है? अपने भोजन को ठोस या तरल के रूप में ही क्या करती है? ग्रहण करती है। इसीलिए ये सब के सब किसके उदाहरण है? प्राणी संपोषण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हो उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या दे सकते? उदाहरण में हमारे पास यहाँ पे बन सकता है हमारे पास मनुष्य, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा का, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जंतु का जो हमारे पास जानवर है। ठीक है, जानवर का,
इत्यादि। ठीक है, तो हमारे पास ये है हमारे पास प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको बोलेंगे? वैसा परपोषण जिसमें जीव भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, उसे हम क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण बोलेंगे। ठीक है, उदाहरण में क्या आएगा हमारे पास? मनुष्य आएगा, अमीबा आएगा, जानवर आएगा और इत्यादि। ठीक है, तो और भी हमारे पास बोल सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं, ये हम लोग क्या किए हैं, अभी तक केवल डिवीजन किए हैं कि पोषण हमारे पास, पोषण का हम क्या किए हैं, एक तरह से वर्गीकरण किए हैं। अभी हम पढ़े इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, खाली हम वर्गीकरण करके छोड़ दिए हैं। अब क्या करना, हमको यही सब चीज़ें हम लोग को पढ़नी होती है। ठीक है, हमको क्या करना होता है, इसी चीज़ को क्या करना, डिटेल में हमको पढ़ना। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो प्राणी संपोषण सी में बताएं, प्राणी संपोषण में क्या हो रहा है? ठोस या तरल रूप में ग्रहण कर रहा। अब ये भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, बाकी हम लोग को पढ़ना नहीं होता। ठीक है, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी हम लोग ऐसा बोलते हैं ना हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, तो हमको पढ़ना नहीं होता है। हमको क्या करना है, यही सब। जैसे हमारे पास डिटेल में अगर बात करें, अगर हम पर पोषण का बात करें, जैसे अगर पहले हम बात करते हैं स्वपोषण का, तो स्वपोषण में डिटेल किसका दिया हुआ? पेड़ पौधे का दिया हुआ। और पर पोषण में डिटेल किसका दिया हुआ? मनुष्य का दिया हुआ और एक अमीबा का दिया हुआ। ठीक है, तो अमीबा हम पढ़ेंगे पर पोषण में, पैरामीशियम पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे? मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषण में किसको पढ़ेंगे? स्वपोषण में केवल किसको पढ़ेंगे? हरे पेड़ पौधों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या होगा, ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी हम क्या करेंगे, आगे और कवर करते हुए चले जाएंगे। ठीक है।